17 सितंबर को पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन। 75 वर्षीय पीएम मोदी की एक नई तूफानी पारी। 365 दिनों में रचे जाएंगे नए इतिहास। पीएम मोदी की जिंदगी में आने वाले बड़े परिवर्तन। काल सर्पदोष के साए में नई चुनौतियां। पीएम मोदी की वार्षिक कुंडली जानने के लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य सुमिताचार्य जी। सुमिताचार्य जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने पटल पर आमंत्रित किया उसके लिए। जी बिल्कुल। तो वीडियो की शुरुआत से पहले मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि सुमिताचार्य जी ने ही इस बात का खुलासा किया था कि पीएम मोदी की कुंडली में काल सर्प दोष है और पीएम मोदी के बैक टू बैक प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी इन्होंने की है। इन्होंने ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी है कि चौथी बार भी देश की सत्ता पर हमें पीएम मोदी ही नजर आएंगे और इसके साथ साथ पीएम मोदी की कुंडली का हमेशा से इन्होंने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है और उसी के आधार पर और शगुन के आधार पर आज मेरे प्रश्न पीएम मोदी जी के संदर्भ में होंगे और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि अब जब 17 सितंबर यानी कि अगले महीने पीएम मोदी जी का बर्थडे है और 75 इयर्स पीएम मोदी जी कंप्लीट कर जाएंगे और 76वां साल पीएम मोदी को लग जाएगा, तो ऐसे में पीएम मोदी का जो ये बर्थडे वाला जो आने वाला जो वार्षिक वाला जो इनका भविष्य है पीएम मोदी जी का कैसा रहेगा, पीएम मोदी की आगे की वार्षिक कुंडली क्या कहती है, इसी पर आज का ये वीडियो पूरी तरह से आधारित है। तो सबसे पहले तो सुमिताचार्य जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि पीएम मोदी के अब तक के सफ़र को हमने अब देखा है, लेकिन अब आगे क्या, पीएम मोदी जी का जो 76वां जो साल जब शुरू हो जाएगा अगले महीने से, ये कैसा रहेगा? देखिए, पीएम मोदी का इस वर्ष का जो दूसरा प्रार्ध है, इसमें जो उनका भविष्यफल इस प्रकार से आता हुआ दिखाई देता है कि पश्चिम के साथ उनके संबंध खराब होते हुए और पूर्वी देशों के साथ संबंध बढ़िया होते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम लोग उनको इस प्रकार से एक व्यक्तिगत रूप से ना देखते हुए अपने राष्ट्र के संपूर्णतः राजा के हिसाब से अगर उनको हम देखते हैं तो इस प्रकार का भविष्यफल उनका देखने के लिए मिलता है। और जो पश्चिमी देश हैं उनसे उनको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। वो समझ के चलिए कि भेड़ों के ग्रुप में भेड़िए के समान कार्य करेगा पश्चिमी देश का कोई ऐसा नेता जो उनके ऊपर एक कहते हैं ना कि क्षति पहुंचाने का उनको प्रयास करेगा। इस प्रकार का योग उनका निकल करके आता है। हालांकि वो जन हानि वाली क्षति नहीं है, वो मान से संबंधित क्षति है, वो राज सत्ता से संबंधित क्षति है, पॉलिटिकल क्षति। जी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, आपने कहा ना कि दोस्त के रूप में दुश्मन का कार्य करेगा, भेड़िया वाला रूप धर के पीएम मोदी को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएगा। तो अब तक के पीएम मोदी के अगर हम राजनीतिक करियर पर देखें तो पीएम मोदी की जो पॉपुलैरिटी, जो उनका ग्राफ है, वो कभी डाउन हमें नहीं दिखा, दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और अब तो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उनकी पहचान होती है विश्व पटल पर। और ऐसे में आने वाले समय में क्या पीएम मोदी के मान सम्मान को, उनकी लोकप्रियता को कहीं से कोई क्षति पहुंच सकती है? देखिए, अभी जो आने वाला समय है 2028 तक इस प्रकार का कोई संयोग दिखता नहीं है। अभी उनका जो भविष्य फल है वो बड़ा ही समझिए कि जैसे तेज गति से आता हुआ रेलगाड़ी हो, उस प्रकार से अभी आगे बढ़ते जाएंगे। चौथी बार भी हमें प्रधानमंत्री के रूप में ही मोदी जी ही देखने के लिए मिलेंगे और उनका ग्राफ अभी भी आगे ही जाता हुआ दिख रहा है। तो जीवन का जो पहला हिस्सा उन्होंने संघर्ष किया, वो ये समझिए कि उनके प्रारब्ध में जो पाप होंगे, जो प्रारब्ध में कष्ट उनको भोगना लिखा होगा, वो शुरू में ही भगवान ने भोगवा दिया। कहते हैं ना कि जब एक भक्त है और जब भक्ति वो शुरू करता है तो सबसे पहले उसे कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन उसके बाद उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, शाश्वत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वही स्वर्ग का जो भाग है वो अभी मोदी जी के भाग्य में आया है और उसी भाग को वो भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे। तो एक हिसाब से ये मान के चलिए कि
मोदी जी बृहस्पति के समान हैं और कुंडली में कहते हैं कि किम कुर्वंती ग्रह सर्वे यश केंद्र बृहस्पति। तो मोदी जी अभी सत्ता के केंद्र में बैठ गए हैं और बाकी जितने भी छोटे मोटे अराजक शक्तियां हैं वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, बढ़िया चलेगा सब कुछ। बिल्कुल। अभी मानसून सत्र में हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, हालांकि अपनी वो कोशिशों में नाकाम भी दिखी। लेकिन अब जब देखिए पीएम मोदी के इस 75 क्रॉस करते 17 सितंबर के बाद, मोदी के बर्थडे के बाद ही आपका विंटर सेशन शुरू हो जाएगा। तो ये जो विंटर सेशन है जो देश की संसद में, क्या हमें पीएम मोदी जी कुछ ऐतिहासिक बिल के साथ नजर आएंगे या विपक्ष की पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं शिकार हो जाएंगे? देखिए, विपक्ष की पॉलिटिक्स उनको घेरने की प्रयास करेगी, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया था कि हमारी ही जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अंदर फेरबदल होगा ये 20 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी के बीच में। तो ये तो सापेक्ष है कि जो वाद विवाद है, जो आरोप प्रत्यारोपण है, वो साल भर चलेगा और इसी आरोप प्रत्यारोपण के मध्य में जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसमें उनको बदलाव करनी पड़ेगी, मंत्रिमंडल में बदलाव होना निश्चित इस प्रकार से आता है। आपने जो बताया ना कि 20 दिसंबर से लेके 28 जनवरी के बीच में, यानी कि जी। केंद्र सरकार में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, और हम ये जानते हैं कि अगर फेरबदल होगा तो सिर्फ पीएम मोदी के नक्शे कदमों पर होगा या फिर उनके ही कहने पर होगा। और उस फेरबदल में क्या हमें कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है? उदाहरण के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को, और मैंने यहाँ पे देखिए योगी जी का नाम इसलिए लिया है क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा जब पीएम मोदी जी वाराणसी गए तो जिस तरह से उनकी योगी जी के साथ जो ट्यूनिंग देखने को मिली, और बार बार इस तरह के सोशल मीडिया में खबरें फैलाई जा रही हैं कि यूपी जीतने के बाद या यूपी की जीतने से पहले योगी जी को केंद्र में लाने की कोशिश हो रही है। क्या इन चीजों में कहीं कुछ सत्यता आपको नजर आ रही है अभी? देखिए, जो समय का जो गति है उसके अनुसार योगी जी को केंद्र में देखने के लिए हमें मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार का जो प्रश्न का वेग है वो इस प्रकार से ही स्थापित हो रहा है कि जो अभी आपने मेरे से प्रश्न किया कि केंद्र मंत्रिमंडल देंगे, तो ये बिल्कुल ये बात निश्चित है कि ये होके रहेगा। इसके साथ ही एक और भविष्यवाणी में ही एक मैं जोड़ देता हूँ कि 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर में ही जैसा मैंने बताया कि हमारे देश में जो प्रदर्शन है लोगों का वो बढ़ने वाला है। देश जी। भर में जनता जो है वो बड़ा प्रदर्शन, बड़े बड़े आंदोलन करने वाली है 22 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच में। हमारा जो पूर्वोत्तर बिहार का भाग है वहां पर भी राइट जैसी, कम्युनल वायलेंस जैसी स्थिति देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं से सवाली निशान हमारे प्रधानमंत्री पर उत्पन्न करवाएंगी। वो आरोप प्रत्यारोपण का जो सिलसिला है वो वहां पर चलेगा। बिल्कुल। जिस तरह से अगर हम बात करें कि विदेश नीति पर पीएम मोदी जी को घेरने की कोशिश की है विपक्षी ताकतों ने, कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी पार्टियों ने, चीन को लेकर बार बार घेरने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को लेकर भी। भाई एक बड़ा मौका था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके की वापसी का, लेकिन आपने इस बड़े मौके को गंवा दिया। राहुल गांधी तो बार बार याद भी दिला देते हैं कि भाई इंदिरा गांधी जी ने तो किस तरह से मौके से वो चूकी नहीं थी और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया था। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या विश्व पटल पर अब ये जो साल है, आने वाला जो साल है पीएम मोदी जी के लिए, क्या विदेश नीति के तौर पर उन्हें सफलता की ओर लेके जाएगा या कहीं ना कहीं उनको डाउन करेगा, या फिर कहीं कि अन्य देशों के साथ पीएम मोदी के रिश्ते कैसे रहेंगे? विदेश नीति में मोदी जी डाउन होते हुए दिख रहे हैं, ओके। लेकिन राष्ट्र नीति में ऊपर होते हुए दिख रहे हैं। इसी में देखिए ना आप ही कि 20 दिसंबर से 28 जनवरी के समय में ही सुप्रीम कोर्ट भी धार्मिक मुद्दे पर कोई फैसला लेगा। उस पे भी देखेंगे कि जो मैंने अभी इंटरनल अभी एक स्थिति मैंने बताई कि जन आंदोलन होगा, फिर उस समय भी 20 दिसंबर से 28 जनवरी में भी एक बड़े पैमाने पर आंदोलन देखने के लिए मिलेगा। तो फिर से आरोप प्रत्यारोपण जो है वो मोदी जी के ऊपर काफी चलेगा। तो एक प्रकार से कभी बिल्कुल ऊपर जा रहा है, कभी अचानक से नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार की चीजें जो है इस साल देखने के लिए मिल रही है हमें। और जहां तक बात रही पीओके आदि के लिए वापसी का जो प्रयास है वो भी अभी इस वर्ष तो असफल होता हुआ दिख रहा है।
और अभी उनको इस सत्र में इस उपलक्ष्य पर हाथ नहीं डालना चाहिए। कारण है कि ये मुद्दा समझिए जितना गर्म होगा, जितना बार बार ये मुद्दा उठ करके आएगा, उतना उनके मान सम्मान को और बाकी चीजों को क्षति होगी, क्योंकि ये बात अभी सफल होती हुई नहीं दिख रही। मुझे याद है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना का संकेत आपने बहुत पहले ही दे दिया था, पहलगाम हमले से पहले ही, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा। और अभी भी पीएम मोदी जी साफ कह चुके हैं और संसद से भी साफ कह चुके हैं कि युद्ध विराम है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो ये जो युद्ध विराम की रेखा भारत पाकिस्तान के बीच खिंची हुई है, क्या ये किसी भी वक्त मिट सकती है भविष्य में पीएम मोदी के रहते? देखिए, भारत पाकिस्तान की सीमा का जो तनाव है वो 22 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच में दोबारा देखने के लिए मिल सकता है हमें। ओके। इसके साथ ही मतलब भारत और पाकिस्तान के जो आपसी संबंध हैं वो पुनः जो है खराब होने वाले हैं इस ड्यूरेशन में। और वहीं देखेंगे कि 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में भारत और चीन के भी संबंध जो है वो खराब होते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी बीच में देखेंगे कि पंजाब में अग्निकांड, पंजाब में गोलाबारी और स्थानीय विवाद होने का संभावना बनता है। मतलब कुछ बड़े पैमाने पर उथल पुथल इस साल मचने वाला है। और उस चीज में चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो, चाहे नेशनल परिधि को लेकर के देखा जाए, दोनों पक्षों में काफी उथल पुथल इस साल दिखाई पड़ता है। और इसी उथल पुथल के बीच क्या पीएम मोदी के रहते पीओके की वापसी हो सकती है? क्योंकि अगर विपक्ष की जुबान से कहूं तो अभी तो मौका हमने गंवाया है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि हो सकते क्या पीएम मोदी के रहते? अभी संभावना नहीं है इस प्रकार का, और अभी मोदी जी को इसके ऊपर हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसका जो प्रतिफल आएगा वो नकारात्मक आएगा। वो चाहे उनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर नकारात्मकता डाले, चाहे किसी और पक्ष के ऊपर डाले, चाहे उनके उनके मान सम्मान के ऊपर डाले। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत में अभी की जानी चाहिए। खास करके गो रक्षा के लिए बहुत कड़े कदम उठाने चाहिए। अभी बहुत भारी पैमाने पर गायों को खतरा हो रहा है, गौ हत्याएं हो रही हैं, इन चीजों को रोकना चाहिए। धर्मार्थ नीतियों को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि अपने ही देश में होते हुए हिंदू जो वर्ग है वो बिल्कुल कमजोर पड़ गया है। इसके लिए और उनको काम करना चाहिए, फिर हम लोग अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि जो चीज अभी ज्योतिष मत जो कहता है कि ये बात अभी सफल नहीं होती है, तो उसके ऊपर अपना समय, अपनी ऊर्जा और देश का धन अगर गवाया जाए तो अभी सफलता निकलती हुई नहीं दिखाई देती है। हो सकता है कि जब मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे, तो उस समय भले इसके ऊपर कदम उठाया जाए, लेकिन तत्काल जो आवश्यकता है हमारे देश की वो हिंदू सशक्तिकरण की है। आपके इन बातों से ये तो साफ हो गया है कि पीएम मोदी के बाद आप भी योगी को कहीं ना कहीं देखते हैं। बहरहाल, कहा जाता है कि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, और हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी खुद में कितने बड़े शिव भक्त हैं। और सावन का महीना है और मैं जानती हूँ कि आप भी बहुत बड़े शिव भक्त हैं, और इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पीएम मोदी का आखिरी समय कैसा होगा? एक कहते हैं ना कि जिंदगी का एक आखिरी टाइम होता है, एक आकस्मिक मृत्यु हो जाती है जिसमें इंसान अपनों को बिना कुछ तकलीफ दिए ऊपर चला जाता है, या फिर हम ये सोचते हैं कि इंसान संन्यास की तरफ चला जाता है, या किसी के खिलाफ साजिश हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मैं वैसे पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपसे जानने की कोशिश की कि पीएम मोदी जी का जिंदगी का आखिरी पड़ाव की तस्वीर क्या कहती है? देखिए, हत्या नहीं होगा पीएम मोदी का, अकाल मृत्यु नहीं होगी, नेचुरल तरीके से ही देह त्याग करेंगे। और आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि कुछ लोग संन्यास ले लेते हैं, तो संन्यास प्रद ही वो अगला जो अंतिम अपना जो जीवन का चरण होगा वो संन्यास प्रद ही जिएंगे। और पेट संबंधित रोग से उनकी जब वो देह त्याग करेंगे तो उसका जो कारण बनेगा वो पेट से संबंधित रोग बनेगा। चलिए सुमित्राचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीएम मोदी जी की इस वार्षिक कुंडली का विश्लेषण करने के लिए शगुन के आधार पर। और इसी के साथ मुझे भी आप इजाज़त दीजिए, पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।